सभी को नमस्कार। आज की हमारी जो वीडियो है वो 11th क्लास के बच्चों के लिए है। काफी बच्चे जानना चाह रहे थे कि सर जो 11th क्लास का जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है वो पिछले साल का क्या था। यानी कि काफी बच्चों की डिमांड थी कि पिछले साल के पॉलिटिकल साइंस के पेपर को सॉल्यूशन किया जाए। तो 11th क्लास के बच्चों के लिए आज हम लेके आए हैं एनुअल एग्जाम जो पिछले साल आया हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट का। उसकी हम यहाँ बात करने वाले हैं कि पिछले साल क्या पेपर रहा और उसके क्या क्या आंसर रहे। तो ये शुरू करते हैं बच्चों। आपको पता ही है 30 क्वेश्चन आते हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस में, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर के। तो सेक्शन ए एक एक नंबर वाला शुरू करते हैं जिसमें 12 क्वेश्चन होते हैं। बच्चों, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उदाहरण है, यानी कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का उदाहरण है तो वो है ग्राम सभा। यानी कि ग्राम सभा में क्या होता है कि डायरेक्ट जो है लोग गांव की समस्याओं को चर्चा करते हैं और उन पे रिजल्ट निकालते हैं। दूसरा, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? टेन्योर मेंबर्स ऑफ राज्यसभा 6 ईयर्स, यानी कि 6 वर्ष होता है उनका। भारत में केंद्र में गठबंधन सरकारों का दौर कब शुरू हुआ? यानी कि जो कोalition गवर्नमेंट शुरू हुई थी वो 1989 से शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा न्यायपालिका का कार्य नहीं है? कौन सा जो जुडिशरी का फंक्शन नहीं है? वो है पॉलिसी मेकिंग, यानी कि नीति निर्माण। क्योंकि नीति निर्माण करने का काम जो होता है वो पार्लियामेंट यानी कि संसद का होता है। कथन और कारण के ऊपर वाले क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देती। कारण, भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से बुनियादी रूप से भिन्न है। बच्चों, दोनों ही बातें करेक्ट लग रही है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो ए रहेगा, ठीक रहेगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6, पिछली 2 शताब्दियों के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी सम्मोहक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उभरा है जिसने इतिहास रखने में योगदान दिया और मौजूदा राष्ट्र के अंदर अलगाववादी संघर्ष आम बात है। इसका जो आंसर वो बी आंसर रहेगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, हानि के सिद्धांत का संबंध क्या है? बच्चों, आपको पता है जो हार प्रिंसिपल है वो जो है जेम्स मिल के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, मैचिंग करनी है। सकारात्मक कार्रवाई, बैंक वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज की ऊंची दर देते हैं। अवसर की समानता, प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। समान अधिकार मतलब प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार। तो बच्चों, इसके हिसाब से जो ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रवाद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही विकल्प को चुनिए। कई राष्ट्रों की अपनी कोई सामान्य भाषा नहीं है। राष्ट्र बहुत हद तक एक काल्पनिक समुदाय है। राष्ट्र के साझे विश्वास, समान इतिहास, भू क्षेत्र व साझी राजनीतिक पहचान जैसे तत्वों से निर्मित नहीं होता और भू क्षेत्र अपनी धर्म और भाषाओं के लोगों के साथ रहते हैं। तो इसका ऑप्शन बच्चों बी ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकता खोने का साधन है? मतलब किस कारण से जो है आप सिटीजनशिप को लूज कर सकते हैं? तो बच्चों वो है लॉन्ग अब्सेंट। बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से होता है, तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है वो लॉन्ग अब्सेंट दे रखा है। नंबर 11, वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में पद निरपेक्ष यानी कि सेकुलरिज्म को जोड़ा गया। तो बच्चों, इसका आंसर सी रहेगा 1976। क्वेश्चन नंबर 12, स्वतंत्र भारत में सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण दिया जाएगा। ये कथन किसका है? तो बच्चों, ये जो कथन है यह है जवाहरलाल नेहरू का। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक होगा। आगे चलते हैं बच्चों, हमने एक एक नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम अपने पार्ट बी पे चलते हैं जो कि 12 मार्क्स का है, यानी कि इसके अंदर आपको 6 क्वेश्चन मिल जाएंगे। राष्ट्रवाद के विभिन्न आयामों के बारे में बताइए। बच्चों, राष्ट्रवाद क्या है आपको पता ही है, नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद देश को एकीकृत करने, राष्ट्रवाद देश को एक साथ रखने, जोड़ने की विचारधारा है वास्तव में। मतलब राष्ट्र के प्रति एक हमारी एक विचार है, यानी कि देश को सर्वोपरि मानने वाली राष्ट्रवाद विचारधारा है। और राष्ट्रवाद का फायदा ये रहता है कि राष्ट्रवाद जो है अत्याचारी शासन को मुक्त कराता है, क्योंकि राष्ट्रवाद के माध्यम से ही अब हम अत्याचार को मुक्त करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब देश आजाद के लिए लड़ाई लड़ी गई तो उसमें राष्ट्रवाद का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका थी। दूसरी, कहीं ना कहीं अगर इसकी नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो राष्ट्रवाद से कहीं ना कहीं कटुता भी आती है और विरोध का भी कारण बनता है। जब नस्लवाद आता है और वो राष्ट्रवाद
वाला तब्दील होता है तो उससे कहीं ना कहीं कटुता का संबंध भी आ जाता है, यानी कि अति भी बुरी हो जाती है। अगर हम अपने देश के ही बारे में सोचेंगे तो जो विश्व बंधुत्व की भावना है उसको जो है नुकसान पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बच्चों आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडमेंट होता है वो आर्टिकल 368 के तहत होता है। जो संविधान हमारा बना, आपको पता ही है, हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान वास्तव में एक ऐसी नियमों कानूनों की किताब है जिससे बदलता है कि देश का शासन कैसे चलेगा, लोगों के क्या अधिकार है, लोगों के कर्तव्य क्या है। तो कभी कभी क्या लगता है कि जो संविधान में प्रावधान हमने शुरुआत में डाले उसमें बदलाव करने की जरूरत पड़ती है। वो इसलिए पड़ती है क्योंकि समाज की नई आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं को देखते हुए हमें संविधान में क्या होता है, बदलाव करना पड़ता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है? व्हाट इज द प्रोसेस टू अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? बच्चों आपको पता है कि जब चुनाव होते हैं तो जिस दल को सबसे ज्यादा सीटें मिली होती हैं, यानी कि जो बहुमत दल होता है, उसके नेता को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। साथ साथ राष्ट्रपति के पास ऐसी भी पावर है कि अगर मान लो किसी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं है तो अपनी इच्छा अनुसार भी वो प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, पर बेसिकली बहुमत दल के नेता से ही काम पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करेंगे, समानता की कोई दो विशेषता लिखिए। बच्चों समानता की जो दो विशेषताएं, सबसे पहली बात यह कि विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, यानी कि समानता ये कहती है कि किसी प्रकार के विशेषाधिकार नहीं मिलने चाहिए, स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी, सभी को समान अवसर मिलने चाहिए, उचित अवसर मिलने चाहिए। ऐसा ना हो कि हम लोगों के अवसरों को रोक दें और उनका विकास करने से रोक दें। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं, भारतीय चुनाव प्रणाली के दो दोष लिखिए। बच्चों भारत में जब इलेक्शन होते हैं तो आप बहुत सारी कमियां आप खुद ही देखते होंगे। उन कमियों में से आपको कोई दो कमियां लिखनी है। नंबर एक, धन का अपव्यय करते हैं, यानी कि लोग जब इलेक्शन लड़ते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में पैसे को खर्च करते हैं, फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा होती है। उस स्थिति में आम आदमी सोचता है कि वास्तव में क्या मैं इलेक्शन लड़ पाऊंगा। दूसरी बात आप देखते हैं कि धन का दुरुपयोग भी होता है, लोग जो है वोट को खरीदने का प्रयास भी कर लेते हैं। और दूसरी जो समस्या देखने को मिलती है वो है कि जाति धर्म के नाम पे लोग वोट मांगते हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय चुनाव प्रणाली के दोष में गिना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, धार्मिक स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता में क्या अंतर है? बच्चों धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि आर्टिकल 25 में 28 में ये कहा गया है कि हमारी जो धार्मिक स्वतंत्रता है और हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ठीक है, और अपने धार्मिक कार्यों का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। वही धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य यह है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य सभी धर्मों को मान्यता प्रदान करता है, राज्य जो है धर्म के मामले में निरपेक्ष रहेगा। बस इस बात को ध्यान रखने का कि धार्मिक स्वतंत्रता की जो दायरे हैं वो धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत रहने होने चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि धर्मनिरपेक्षता सभी धर्मों का मान सम्मान करती है, तो सभी धर्मों को अपना बढ़ावा तो करना ही है, पर साथ साथ इस बात को भी ध्यान रखना है कि दूसरे धर्म को नुकसान ना पहुंचाए, दूसरे का अहित ना करें। यही धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट है कि सबका अपना विकास हो। बच्चों हमने पार्ट बी भी अपना कर लिया है, जो कि आपका 12 6 दूनी 12 यानी कि 2-2 मार्क्स के थे। अब हम अपने पार्ट सी यानी कि 20 मार्क्स के सेक्शन पे आ गए हैं, जो कि 4-4 नंबर के लिए होंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करेंगे, नागरिकों के किन्हीं 4 राजनीतिक अधिकार यानी कि पॉलिटिकल राइट्स के बारे में वर्णन कीजिए। बच्चों हमारे एज ए नागरिक हमें कई पॉलिटिकल राइट्स मिले हुए हैं, जैसे वोट डालने का अधिकार है, हर वयस्क आदमी जो है अपना वोट डाल सकता है। दूसरा, निर्वाचित होने का अधिकार, आप जो है चुनाव में खड़े हो सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं। तीसरा, आप सरकारी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। चौथा, राजनीतिक दल का आप निर्माण भी कर सकते हैं, सरकार की आलोचना कर सकते हैं। मतलब आपको जो भी अच्छा लगता है उन 4 पॉइंटों को एक्सप्लेन कर देंगे। बस इस बात को ध्यान रखना है बच्चों कि जब आप इन 4 पॉइंटों को लिखो तो अंदर थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया करो। होता क्या है कि बच्चों को ये देखा गया है कि वो जो है केवल हेडिंग लिख देते हैं, उनको लगता है कि ये आंसर पूरा हो गया। नहीं, 4 नंबर और 6 नंबर वाले जो है एक्सप्लेनेशन को भी मानते हैं। जैसे मान लो आपने हेडिंग लिखी मत देने का अधिकार, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि प्रत्येक व्यस्त नागरिक को जो कि 18 साल से ऊपर का है वोट डालने का अधिकार है। तो क्या होगा कि हेडिंग भी हो जाएगी और उसके अंदर की डिटेल एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। इसी तरह से आपको इन चारों पॉइंटों की एक्सप्लेनेशन भी करनी है। क्वेश्चन नंबर 20, मुक्त बाजार के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। बच्चों मुक्त बाजार का मतलब होता है फ्री ट्रेड। कहने का तात्पर्य है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें कि सरकार का कम से कम हस्तक्षेप हो। इकोनॉमी जो होती है यानी कि जो अर्थव्यवस्था होती है वो निजी हाथों में होनी चाहिए, और सरकार का काम जो होता है वो केवल सिक्योरिटी का होता है। अब
कुछ लोग इसके फायदे भी गिनाते हैं, कुछ लोगों को नुकसान लगते हैं। फायदे क्या है? उन लोगों को लगता है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं होता, जिसकी जितना क्षमता है उतना उत्पादन करता है, योग्यता और कौशल दिखाने का आपको पूरा मौका मिलता है। वहीं विपक्ष वालों का मानना यह है कि जो मुक्त व्यापार व्यवस्था है, इसमें जो है अमीर वर्ग को भी फायदा होता है, गरीब वर्ग को नुकसान होता है। यानी कि जो धनी वर्ग है, जो अमीर वर्ग है, वो ज्यादा कमाने लगता है और उसकी आय और ज्यादा बढ़ने लगती है। वहीं गरीबों को नुकसान इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके पास संसाधन नहीं होते, तो इसलिए उसका विकास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो मुक्त बाजार की संकल्पना है, वो कहीं ना कहीं गरीबों और सामाजिक कल्याण के लिए बच्चों नुकसानदायक रहती है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की, कि भारतीय संविधान की 4 संघात्मक विशेषता लिखिए। बच्चों, आपको पता है कि भारत का जो संविधान है, उसमें ये वर्णन किया गया है कि भारत एक फेडरल स्टेट है। फेडरल स्टेट ये है कि यहाँ पे जो है दो प्रकार की सरकारें मेन रूप से होंगी, एक होंगी केंद्र सरकार, एक होगी राज्य सरकार। केंद्र सरकार जो होगी वो पूरे देश की सरकार होगी, जो पूरे देश के शासन व्यवस्था को चलाएगी। वहीं राज्य सरकार जो है वो राज्यों की चलाएगी। यानी कि व्यवस्था को हमने संघात्मक व्यवस्था के रूप में बनाया हुआ है। अब ये विशेषता क्या है, कहाँ पता चलता है कि भारत राज्य जो है संघात्मक है? नंबर यहाँ पे शक्तियों का विभाजन है। 3 तरह की सूचियां आपको पता ही है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्र सूची पे केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट पे जो है राज्य सरकार कानून बनाती है, और कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची पे दोनों मिलकर कानून बनाती है। दूसरी यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका है। स्वतंत्र न्यायपालिका किसी से बाउंडेशन नहीं है, जहाँ पे केंद्र और राज्यों की डिस्प्यूटों को खत्म किया जाता है। यहाँ पे 2 सदनीय व्यवस्था है। जैसे बच्चों सेंटर में लोकसभा और राज्यसभा है, उसी प्रकार से राज्यों में भी 2 सदनीय व्यवस्था होती है, विधानसभा और विधान परिषद। और राज्यों का उसमें भी हम देख सकते हैं कि राज्यसभा जो है कहीं ना कहीं किसका प्रतिनिधित्व करती है? राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो लोकसभा और राज्य सभा का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं संघात्मक व्यवस्था को दर्शाता है। फिर संविधान सर्वोच्च है। सभी सरकारें जो है संविधान के दायरे में रहकर कार्य करेंगी, कोई संविधान का उल्लंघन नहीं कर पाएगी, और संघीय ढांचे का सम्मान करेंगी। संघीय ढांचे का सम्मान का मतलब होता है केंद्र सरकार को चाहिए कि राज्य सरकार के अधिकारों का हनन ना करे, और साथ साथ केंद्र सरकार राज्य सरकार को एक संरक्षक के रूप में कार्य करे, एक गार्जियन के रूप में कार्य करे, और उनको हेल्प करे। क्वेश्चन नंबर 22, हमें राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन क्यों करना चाहिए, विस्तार से समझाइए। बच्चों, राजनीतिक सिद्धांत क्या होते हैं? हमें राजनीति को समझाने में मदद करते हैं, पॉलिटिकल साइंस को समझने में मदद करते हैं। किसी भी चीज को समझने के लिए सिद्धांत का होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो पेड़ से सेब गिरा, वो नीचे ही क्यों गिरा? क्योंकि आपको पता है उसमें ग्रेविटी का नियम काम करता है। तो उसके नीचे गिरने के हम कारणों को समझ के, तो क्या तक किसी सिद्धांत के द्वारा किसी चीज को समझना बहुत आसान हो जाता है। उसी तरह से राजनीति और राजनीतिक क्रियाकलापों को समझने के लिए राजनीतिक सिद्धांतों को बहुत जानना बहुत जरूरी है। तो क्यों अध्ययन करना चाहिए? नंबर 1, इससे जागरूक नागरिक बनते हैं। हमें ये पता चल जाता है कि सरकार का गठन कैसे हो रहा है, सरकार किस तरह से कार्य करती है। भविष्य की समस्याओं के बारे में पता चल जाता है कि सरकार में क्या बदलाव आ रहे हैं, कौन कौन से डिसीजन जो हमें भविष्य पर प्रभावित करेंगे, वो सिद्धांतों से पता चलता है। समाज में किस तरह से एकता बनेगी, उसके बारे में पता चलता है। फिर सिद्धांत में तर्कसंगत निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या होता है? जो राजनीतिक सिद्धांत है कहीं ना कहीं अंधविश्वासी होने से रोकते हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक सिद्धांत हमारे अंदर तर्कशील क्षमता का विस्तार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पंचायती राज व्यवस्था के समक्ष दो प्रमुख पंचायती राज संस्थाओं के समक्ष कौन कौन सी समस्याएं हैं, किन्हीं 4 का वर्णन कीजिए। बच्चों, जो पंचायती राज व्यवस्था है वो गांव से संबंधित है। उसमें आप लोग को कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। उन समस्याओं का हम जिक्र करेंगे। नंबर 1, धन की समस्या। बच्चों, पंचायतों के पास स्पेसिफिक पैसा नहीं होता, यानी कि उनके आय के स्रोत जो है बड़े सीमित होते हैं। यही कारण है कि उनके सामने धन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, जनता का जागरूक ना होना। गांव के लोगों को ज्यादा राजनीति से मतलब नहीं होता, वो अपने घर गृहस्थी में ही बिजी रहते हैं। तो उस स्थिति में जो है पंचायतों के सामने ये समस्या आती है, और कहीं ना कहीं नेता लोगों का जागरूक ना होना नेताओं को जो है निरंकुश बनाने में मदद कर देता है। तीसरा, राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। पंचायतों में भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियों का इन्वॉल्वमेंट होता है, और जब पॉलिटिकल पार्टियों का इन्वॉल्वमेंट होता है तो हालात आपको कैसे होते हैं वहां पर आपको पता चल जाता होगा। मतलब राजनीतिक पार्टियां किस तरह का परिवेश वहां पैदा कर देती हैं। फिर आय से अधिक व्यय रहता है, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो मतलब जितनी इनकम नहीं है उससे ज्यादा खर्चा है। यही कारण है कि पंचायतों के सामने बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। बच्चों, सेक्शन डी के ऊपर हम बात करेंगे। सेक्शन डी हमारा कार्टून, नक्शा और आंशिक पैसिस का होता है, जिसमें 3 क्वेश्चन होते हैं। उसी की हम बात करेंगे, 12 मार्क्स के लिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और उत्तर दीजिए। ये जो पूरा पैरा है ये धर्मनिरपेक्षता के ऊपर है, आप पढ़ लेना इसका। मैं सीधे सीधे आंसर पे ऊपर बात करता हूँ।
सचमुच धर्मनिरपेक्ष होने के लिए राज्य सत्ता को क्या करना चाहिए? देखो, अगर धर्मनिरपेक्ष होना है तो धर्मतांत्रिक होने से मना करना होगा, यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, धर्म का शासन नहीं चलना होगा, धर्म को दूर रखना होगा राजनीति से। दूसरा, धर्मनिरपेक्ष राज्य को कैसे सिद्धांतों और लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए जो अस्थायी सही है और गैर धार्मिक स्रोतों से निकलते हों। धर्म और राज्य सत्ता के लिए क्या जरूरी है? धर्म और राज्य सत्ता के लिए धर्म और राज्य का प्रतिकरण करना, राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? ये कि भारत किसी एक धर्म को संरक्षण देता है। आपको पता है कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, सभी धर्मों को मान सम्मान देता है। ठीक है बच्चों, ये उसका इंग्लिश वर्जन है, सेम आंसर रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। चित्र में कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन दिखाया गया है? तो बच्चों, इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन दिखाया गया है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। चित्र क्या स्थिति दिखाई दे रही है? इसमें बाल मजदूरी के बारे में बताया गया है, और आपको पता ही है कि आर्टिकल 23-24 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार में बाल मजदूरी को पूरी तरह से निषेध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, इसका संविधान के अनुसार कौन से बच्चे जो है एज के कार्य नहीं कर सकते? तो 6 से 14 साल आपने देखा होगा ना कि 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको जो है संविधान में कहा गया है कि आप जो है उन्हें कार्य में नहीं लगा सकते। क्वेश्चन नंबर 4, सब शोषण के विरुद्ध अधिकार का कौन से आर्टिकल में वर्णन है? बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था आर्टिकल 23 से 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार उसके अंतर्गत आता है। दृष्टिहीन बच्चों के लिए है, पर आपको पता होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? बच्चों, भारत का संविधान बनने में लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपके कहाँ से लिए गए हैं? बच्चों, आपको पता ही होगा, जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। डीपीएसपी कहते हैं जिनको, डायरेक्ट स्टेट प्रिंसिपल कहते हैं, जिससे कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का विकास किया जाता है। आगे चलते हैं बच्चों। मौलिक अधिकारों का कहां से कहां तक वर्णन है? तो बच्चों, मौलिक अधिकार का जो आपको पता ही है कि आर्टिकल 12 से 35 तक का वर्णन है, यानी कि ऑप्शन सी जो है ठीक रहेगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक संशोधन किए जाते हैं? तो बच्चों, भी मैंने जब हमारा शुरू हुआ था तभी बताया था कि संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। अब हम कार्टून के ऊपर बात करेंगे। एक कार्टून आता है आपका, आप ये देख रहे हैं कि इसमें जो है ऑर्डर ऑर्डर हड़ताल को रोकने का काम किया जा रहा है, हड़ताल को खत्म करने के लिए कोर्ट के द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है। ये कौन सी प्रक्रिया है? बच्चों, आप समझ गए होंगे, बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे। इसमें जो बात आया गया है वो जुडिशियल एक्टिविज्म को बताया गया है, न्यायिक सक्रियता को बताया गया है। कहने का तात्पर्य है, सरकार को काम होता है हड़ताल को खत्म कराना, पर अगर सरकार हड़ताल को खत्म कराने में अक्षम होती है तो लोग कोर्ट के माध्यम से उसको खत्म कराने का प्रयास किया जा रहा है। अगले ऑप्शन पे बच्चों चलेंगे। इस मुकदमे जिसे पीड़ित की ओर से किसी और ने दाखिल किया हो कहलाते हैं। बच्चों, जनहित याचिका के संबंध में कहा जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तहत जो है कोई दूसरा व्यक्ति भी उसके बिहाफ पे जो है डाल सकता है। भारत में अपील की सबसे बड़ी संस्था क्या है? आपको पता है कि सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है बच्चों? सुप्रीम कोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सर्वोच्च न्यायालय की विधान पालिका द्वारा पारित कानूनों की जांच करने की शक्ति को जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए क्वेश्चन के लिए ये ऑप्शन दे रखे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है? तो बच्चों, अगर इसमें जो बात करी जाए ऑप्शन नंबर 26 की बात की जाए तो इसमें राजनीतिक क्षेत्राधिकार उसके अंतर्गत नहीं आते। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश को जो शपथ दिलाता है वो भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटा जा सकता है कदाचार और असमर्थता के, आपको पता ही है, महाभियोग के द्वारा। जनहित याचिका किस देश के द्वारा अपने संविधान में शामिल की गई थी? तो अमेरिका की से ये ली गई है। बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका जो है पार्ट डी पूरा हो गया है, जिसमें कि नक्शा, कार्टून और उससे संबंधित होता है। ठीक है, उस पर हमने बात कर ली है। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान में संशोधन की विधियां, यानी कि हम लास्ट उस पर चले गए हैं जिसमें हमारे 6 नंबर के ऑप्शन के साथ क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 बात करेंगे, 6 नंबर के लिए है। 3 2 जा 6 यानी कि तीनों के बारे में बताना है।
तो बच्चों संविधान संशोधन करने के तीन तरीके होते हैं। नंबर एक, सामान्य बहुमत द्वारा, यानी कि प्रेजेंट लोगों के द्वारा जो है संविधान में संशोधन किया जाता है। दूसरा तरीका होता है बच्चों दोनों सदनों का विशेष बहुमत, यानी कि लोकसभा की 543 और उसकी 245 जो है उनकी सदस्य संख्या का जो बहुमत होना बहुत ही जरूरी है। तीसरा होता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि विशेष बहुमत यानी कि दोनों सदनों का बहुमत तो होना ही चाहिए, साथ साथ आधे राज्यों की विधानसभाओं की अप्रूवल भी होना बहुत ही जरूरी है। बच्चों 6 नंबर के हर क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ बात करेंगे भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित शब्दों को विस्तार से समझाइए। सबसे पहले बच्चों समानता क्या है, ऊपर भी हम जान चुके हैं। किसी के साथ कोई साथ भेदभाव ना करना और समान व्यवहार करना, यही हमारी समानता कहलाती है। धर्मनिरपेक्षता की यानी कि सेकुलरिज्म की बात करें तो बच्चों सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? सेकुलरिज्म का तात्पर्य सीधा सीधा ये होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, राज्य हर धर्म को मान्यता प्रदान करता है, राज्य हर धर्म को मान सम्मान प्रदान करता है और राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। अब हम बात करेंगे समाजवाद की। बात करेंगे समाजवाद बच्चों जन कल्याण की बात करता है, लोकहित की बात करता है। मतलब समाजवादी व्यवस्था में जो है संसाधन जो है समाज के लिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, शरणार्थियों की कौन सी समस्याएं हैं, विश्व नागरिकता की अवधारणा किस प्रकार उनकी सहायता करती है? बच्चों आपको पता है कि एक देश से लोग जो है दूसरे देश में चले जाते हैं, शरणार्थी के रूप में रहते हैं, तो उनकी कई समस्याएं हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। नंबर एक, जब ये दूसरे देश में जाते हैं तो लोग इनको स्वीकार नहीं करते, उनको लगता है ये दूसरे देश के निवासी है, हमारे देश के निवासी नहीं है। दूसरा ये कि अवैध प्रवासी के रूप में रहना, मतलब ये रहते तो है परंतु वो इनकी स्थिति नहीं होती जो नागरिकों की होती है, यानी कि अवैध प्रवासी के रूप में इलीगल तौर पे इनको रहना होता है, पड़ता है। नंबर तीन, ये बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे राइट्स इनको नहीं मिले होते, जिसकी वजह से उन्हें अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाते। और राज्य की सुरक्षा, मतलब इनको लगता है कि इनको स्पेसिफिक सुरक्षा नहीं मिलती, यानी कि राज्य के कानून इनको प्रोटेक्ट नहीं करते। बच्चों अगर वैश्विक नागरिकता की बात करते हैं तो अगर वैश्विक नागरिकता लग दी जाए तो इन समस्याओं को कहीं ना कहीं हल हो जाएगा। एक जिस तरह से उन्हें अपने देश में अधिकार प्राप्त होते हैं, वहीं अगर प्रदेश में भी हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन का ऑप्शन बात करेंगे। अमूमन एक देश के अंदर जो है लोग इधर से उधर जाते हैं, ठीक है, और आकर रहना लग शुरू कर देते हैं। अमूमन देश के अंदर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोगों का आकर रहने का आमतौर पर स्थानीय लोग विरोध करते हैं, लेकिन प्रवासी लोग स्थानीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान दे सकते हैं? सतर्क उत्तर दीजिए। बच्चों आपको लगता है कभी कभी क्या होता है कि एक जगह से लोग दूसरी जगह चले जाते हैं, तो कुछ लोगों के द्वारा विरोध किया जाता है। आपने कई बार न्यूज में देखा होगा कि महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट देखने को मिल जाता है, अदर स्टेट्स में और स्टेट्स में भी मिल जाता है। उनको लगता है कि वहां जो दूसरे लोग के यहाँ पे आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे संसाधनों को हड़प लेंगे, हमारे रोजगार को भी हड़प लेंगे और कहीं ना कहीं हमारे लिए एक समस्या क्रिएट कर रहे हैं। पर अगर उसका पॉजिटिव देखा देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो ऐसे होते हैं जो अन्य राज्यों से आते हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरे राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन जाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि वो अपने राज्य से आए, अब चूंकि वो हर काम करने के लिए तैयार रहते हैं तो वो हर तरह की सेवाएं देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उस राज्य को फायदा मिल जाता है और अर्थव्यवस्था को हर तरीके से वो फायदा पहुंचा रहे होते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि जरूरी नहीं माइग्रेटेड प्रॉब्लम जो है है, कुछ लोग दूसरे राज्यों से आकर जो है दूसरे राज्यों का भला भी करते हैं। यही कारण है कि हमें उनको सम्मान देना चाहिए और भारत के प्रत्येक राज्य में आने जाने की, चूंकि आपको रहने की पता ही है, स्वतंत्रता है, तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। बच्चों क्वेश्चन 28 पर बात करेंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करें 29 की, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि बच्चों हम अपने विचारों को प्रकट कर सकें, यानी कि हमारे विचारों में कोई बंदिश ना हो, कोई अंकुश ना लगा जाए। आपकी राय में इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या होने चाहिए? देखिए बच्चों, हमारा संविधान इस बात की गारंटी देता है कि आप अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। आर्टिकल 19 इसी बात पे जो है विभिन्न स्वतंत्रताओं की बात करता है, पर हमें इस बात को भी ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता का मिसयूज नहीं करना है। कहने का मतलब ये है कि अभिव्यक्ति के नाम पे आप कुछ भी बोलें, ऐसा भी नहीं है। अभिव्यक्ति के नाम पे आप ऐसे कोई बात करें जिससे कि दंगा बंगा हो जाए, वो भी ठीक नहीं है। अभिव्यक्ति के नाम पे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आ जाए, ऐसा भी ठीक नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या, अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए, बस हमें इस बात को ध्यान रखना है कि अभिव्यक्ति की आजादी का प्रयोग करते समय उन सीमाओं का ध्यान रखना है जिससे कि देश को नुकसान ना हो, ठीक है। इसके ऑप्शन पर बात करेंगे कि 29वें के कि नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता में अंतर कीजिए। बच्चों स्वतंत्रता की दो धारणा, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। नकारात्मक स्वतंत्रता वालों का मानना यह है कि हम पे किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए,
राज्य द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई अंकुश नहीं लगाना चाहिए। राज्य को व्यक्ति के जीवन में कोई किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यानी कि नियंत्रण नहीं होना चाहिए। हॉब्स जो है इसका एक प्रमुख चिंतक है। एग्जाम्पल आप दे देंगे उदाहरण। सकारात्मक स्वतंत्रता वाले क्या कहते हैं कि बच्चों उचित बंधन होने बहुत जरूरी है। उनका क्या मानना यह है कि अनुचित बंधन ना हो पर उचित बंधन होने जरूरी है। इसलिए मैकेंजी कहते हैं स्वतंत्रता से तात्पर्य अनुचित बंधनों के स्थान पर उचित बंधनों की स्थापना है। कहने का तात्पर्य क्या है, उचित बंधन जरूरी है क्योंकि सीमाएं जरूरी है। जब किसी पे सीमाएं लगेंगी, बंधन लगेंगे, तब भी दूसरा अपनी स्वतंत्रता का भोग कर पाएगा। कहने का तात्पर्य कि मान लो किसी का मन कर रहा है कि बीच में बीट रोड में चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं दूसरे की स्वतंत्रता का तो आनंद कर रहा है, तो इसलिए इस पे कोई अंकुश लगाना बहुत ही जरूरी है। आप सोचो कि बहुत तेज जो है लाउड स्पीकर, लाउड में म्यूजिक सुने तो कहीं वो आपको अच्छा लग सकता है, परंतु कहीं ना कहीं किसी के नुकसान तो हो रहा है। तो सकारात्मक वाले कहते हैं कि राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए, जबकि नकारात्मक वाले कहते हैं कि राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। बच्चों हम चल रहे हैं अपने अंतिम क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 30। लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में क्यों कारगर ढंग से नियंत्रित रख सकती है? कोई चार तर्क दीजिए। देखिए बच्चों, लोकसभा और कार्यपालिका आपको पता ही है, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, और लोकसभा संसद का एक सदन होता है। वो किस प्रकार से नियंत्रण रखता है उसका कारण है, नंबर एक, अधिक सदस्य होते हैं। इसमें आपको पता है 543 है, पूरे देश से इसका प्रतिनिधित्व होता है। यही कारण है कि ये लोकसभा राज्यसभा की तुलना में सरकार पे ज्यादा नियंत्रण रख सकती है। लोकप्रिय सदन है, यहाँ के प्रतिनिधि जो है लोकप्रिय रहते हैं, जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, तो वो ज्यादा अंकुश रख सकते हैं। दूसरी बात, मंत्रिपरिषद जो होती है वो पूरी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। कहने का तात्पर्य क्या है, लोकसभा मोर पावरफुल होती है। यही कारण है कि वो कार्यपालिका पे अच्छे से नियंत्रण रख सकती है। तो आप इन चार बच्चों इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर देंगे। ऑप्शन 30, भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया के चरण बताइए। बच्चों, संसद में जो कोई भी कानून बनाते हैं उसके कुछ स्टेप होते हैं, यानी कि देश में कोई भी कानून बनते हैं उसके स्टेप होते हैं। अगर आप जनरली सी बात करें तो सबसे पहले जो कोई कानून बनता है वो जनता की इच्छा पे बनता है। सरकार ये देती है कि क्या लोगों की डिमांड है, लोग को क्या चाहिए या क्या अभी आवश्यकता है, तो सरकार जो है उसके संबंध में एक बिल लेके आती है जिसको हम विधेयक कहते हैं। बिल जो है किसी भी उसमें पेश किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा में किया जा सकता है या फिर राज्यसभा में, यानी कि जैसी डिमांड होगी वैसी ही उसको पेश किया जा सकता है। बस हमें ये ध्यान रखना है, जो मनी बिल होते हैं बच्चों वो लोकसभा में आते हैं, यानी कि मनी बिल जो है लोकसभा में लाए जाते हैं, और उसके बाद मनी बिल को ज्यादा जो है राज्यसभा अपने पास रख सकती है। बिल पे अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसकी कमेटी को भेज दिया जाता है, जैसे सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया। कई तरह की कमेटी बनती है जो बिल की बारीकियों के बारे में अध्ययन करते हैं, बिल पे डिस्प्यूट पे बारे में बात करती हैं। कभी कभी अगर किसी का बिल पे कोई ऑब्जेक्शन वगैरह होता है तो उस पर ज्वाइंट सेशन भी होता है। ज्वाइंट सेशन जिसको हम कहते हैं संयुक्त अधिवेशन कहते हैं, जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बिठाया जाता है और बिल के डिस्प्यूट को खत्म करने का प्रयास किया जाता है। बच्चों, जो ज्वाइंट सेशन का पैरवी करता है या ज्वाइंट सेशन को देखता है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है। पेपर में क्वेश्चन भी आता है। बच्चों, बिल जो होना चाहिए वो दोनों सदनों से पास होना चाहिए, यानी कि अगर लोकसभा से पास हो गया तो वो राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा से पास हो जाएगा तो वो लोकसभा में जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि दोनों सदनों से, अगर लोकसभा से शुरू आए तो राज्यसभा से भी पास होना जरूरी है, और राज्यसभा से शुरू आए तो वो लोकसभा में पास होना जरूरी है। जब कोई बिल दोनों सदनों से पास हो जाता है तो उसके पास उसे राष्ट्रपति के पास अंतिम रूप से भेजते हैं, और राष्ट्रपति के पास दो ऑप्शन है, या तो वो बिल को स्वीकार कर दे या बिल को वापस कर दे। अगर वो बिल को वापस करता है तो सरकार को दोबारा जो है बिल को ठीक करके भेजना होता है। अगर सरकार एज इट इज बिल को भेज देती है तो राष्ट्रपति उसमें पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति को सिग्नेचर करने मैंडेटरी होते हैं। उस स्थिति में वो पॉकेट वीटो का प्रयोग करके जो है अपना टाइम ले सकता है। तो यही कारण है कि सरकारें ऐसा कोई बिल नहीं भेजती जिसको राष्ट्रपति मना कर दे या जिसपे डाउट हो। तो जब राष्ट्रपति किसी बिल पे सिग्नेचर कर देते हैं तो ये माना जाता है कि राष्ट्रपति की सहमति हो गई है और राष्ट्रपति ने उस बिल को जो है पास कर दिया है। जैसे ही बिल पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं तो बिल बन जाता है लॉ। बच्चों, कभी कभी पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कानून और विधेयक में क्या अंतर है, तो जब विधेयक पर राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाते हैं तो वो कानून यानी कि लॉ बन जाता है, यानी कि बिल पे जैसे ही राष्ट्रपति के सिग्नेचर हुए तो वो क्या बन गया, लॉ। तो बच्चों, अंतिम चरण ये होता है कि राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देता है, और राष्ट्रपति के सिग्नेचर करते ही वो जो है कानून बन जाता है, और कार्यपालिका के द्वारा उसको लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आपने जो है पूरे 11th क्लास के पिछले साल के पेपर के बारे में जाना कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे और उनके क्या क्या आंसर होने चाहिए। आप चूंकि 2024 का आपका फाइनल टर्म बिल्कुल नजदीक आ रहा है, इसी महीने पेपर है, और मैं यही चाहूंगा कि सभी बच्चे अच्छे से तैयारी करें और सभी बच्चे पास हो जाएं,
आप बहुत अच्छे से नंबर से पास हो। आप ये साल अच्छे से पास नंबर लेके आए और सीधे 12वीं में जाएं अच्छे नंबरों से। और पेपर के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।